26 मई 2025, 27 मई 2025 और आज 28 मई 2025। कल मैंने शुरुआत की थी 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, लगातार हमास ने जो हमले किए, और आज फिर से 26 मई, 27 मई, 28 मई जो आज का दिन है, 28 मई 2025। हमास किस तरीके से इजरायली सोल्जर्स को मार रहा है, स्नाइपर अटैक्स भी कर रहा है पैरेलल। पूरी दुनिया में इस न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा कभी ब्लैकआउट नहीं हुआ जो 15 महीने लड़ाई हुई। तो सवाल यह है, उस मोहब्बत को क्या कहिएगा, उस मोहब्बत को क्या कहिएगा जो वीराने में परवान चढ़ती है, और उस वीरता को क्या कहिएगा जो अंधकार में वार करती है। क्योंकि देखिए, जो वार हमास की फोर्सेस कर रही हैं वो केवल इजराइल पे नहीं कर रही हैं, जो दुनिया में एक जो अमेरिकन इजराइल नेटो एक्सेस है उस पे कर रही हैं, उसकी जड़ पर प्रहार कर रही हैं बड़ा बड़ा, और इससे दुनिया बदल रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज देखिए जो 10 जो मेन हेडलाइंस है। सबसे पहले तो जो हमास के हमले, उसके बाद वेस्ट बैंक में जो रमल्ला और नाब्लस में बड़ी घटनाएं हुई। तीसरी बड़ी घटना, एड रिलीफ के नाम पे जो ड्रामा इजराइल कर रहा था, पूरा का पूरा उसका ड्रामा एक तरह से खत्म हो गया। उसके मुंह से जो नकाब ह्यूमैनिटेरियन एड का इजराइल ने पहना हुआ था उसको नोच के फेंक दिया गया, और वो भी क्रांतिकारी अंदाज में। ये नहीं हुआ कि जैसे यहां पर कोई नेता साड़ी बांटता है और जनता आती है फिर जनता मर जाती भगदड़ में। नहीं, जनता ने विद्रोह कर दिया। ये तीसरी बड़ी खबर। चौथी, इजराइल ने आज यमन पे हमला किया और काफी तगड़ा हमला था, और उसका जवाब यमन ने क्या दिया। फिर पांचवी, जो करम शालेम जो इजरायली किबुट्स था, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने हमले किए थे, और आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर में जो अलग अलग जगह हमास ने हमले किए तो उनके इन्वेस्टिगेशन इजराइल कर रहा है। करम शालोम के जो फाइंडिंग्स हैं वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, और आपको वो भी हम बताएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जबरदस्त उतार चढ़ाव है। फिर देखिए आज जो 7वां पॉइंट है कि आज फिलिस्तीनी सिविलियंस आज कितने शहीद हुए, क्या क्या पूरी परिस्थिति रही। 8वां पॉइंट ईरान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट सीरिया के बारे में। 10वां पॉइंट लेबनान के बारे में, और फिर मिसलेनियस खबरें हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं हमास ने जो घटनाएं 26, 27, 28 को की। कल मैंने 26, 27 बताई थी आपको, लेकिन ये नई घटना है जो अभी प्रकाश में आई। 26 तारीख को देखिए, जो अल फाकरी एरिया है खान यूनिस का, वहां पर हमास ने एक नया PG-29V प्रोजेक्टाइल जो पहले हमास ने नहीं यूज की है वो उसने यूज की, और 26 तारीख को इसको RPG-29 वैम्पायर जो RPG होता है, इसका स्पेलिंग एक्चुअली VAMPIR है, वैम्पिर, पर इसका जो पूरी जो नोक होती है थोड़ी सी लास्ट में ट्विस्ट हो जाती है, और इसमें जो प्रोजेक्टाइल PG-29V ये ज्यादा कस के पेनिट्रेट करता है। एक्चुअली ये एंटी आर्मर शेल है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सेना पे छोड़ देना, ये देखिए, और क्लोज डिस्टेंस है। इसमें इजरायली सोल्जर्स का सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। 26 तारीख को ये अल फाकरी की घटना है खान यूनिस में, ये 26 तारीख को। और ये जो है इसमें फिर इजराइल के कुछ नए हेलीकॉप्टर्स, मेडिवैक हेलीकॉप्टर्स जो इजराइल ने, जिसमें एक तरह से एम्बुलेंस होती है, हेलीकॉप्टर में ही एक वर्किंग एम्बुलेंस होती है, उनको उतारना पड़ा। तो सोचिए कितनी गंभीर चोटें आई होंगी, कितने इजरायली मारे गए होंगे। इसके बारे में हमास ने कुछ भी कहना बंद कर दिया है। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल तो पूरी तरीके से एक दूसरे जोन में है इस समय। देखिए अलग तरीके की वो है, बिल्कुल नाक कान बंद करके नेतन्याहू अपने लोगों को मौत के मुंह में झोंक रहा है, और फिलिस्तीनी जो है वो अपने कुर्बानी से, अपनी वीरता से एक नए तरह का प्रकाश ला रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हुआ 26 तारीख को। 27 तारीख को उसके बाद जो अतातरा एरिया है, जिसमें 25 तारीख को भी घटना हुई थी, तो उसमें 27 तारीख को अतातरा जो कि बेत लैया में है, वहां पर 5 इजरायली सोल्जर्स को हमास ने सीधे सीधे रॉकेट फायर से मारा।
अब उसमें देखिए बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रॉकेट फायर में अब जिस तरीके से आप प्रहार करते हैं वो लगभग असंभव होता है। उसके बाद देखिए आज 28 तारीख को फिर अल मुंतार स्ट्रीट, अल मुंतार इजराइल की कब्रगाह बनती जा रही है, और लगातार 12 अप्रैल, 25 अप्रैल, फिर अभी जो ये अभी जो 24 अप्रैल को, ये 24 मई को जो घटना हुई थी, और अब देखिए आज 28 मई को अल मुंतार स्ट्रीट पे फिर वही हुआ, एक एम्बुश। और इस एम्बुश में लगभग वही चीज हुई जो जो पहले हो रही थी। और इसमें आज की जो खास बात है 28 तारीख की, वो देखिए क्या है। वो ये है कि ये जो पूरी जो घटना हुई, इसमें क्या हुआ कि इजरायली फोर्सेस को यहां पर शुजैया में हमास ने लुभाया, और एक इस तरह से आईडीएफ को लगा कि एक अनडिस्कवर्ड टनल है, एक नई टनल है, और ये जो नई टनल है इसमें वो घुस गए नई टनल में। अब जब वो घुस गए तो उनको पता चला कि एक्चुअली ये जो नई टनल है ये अभी बनी है कुछ दिन पहले, और ये पुरानी एक टनल के अंदर है। अब वो पुरानी टनल बूबी ट्रैप थी उसमें। अब बताइए आप कितना बड़ा, वो नई टनल के अंदर घुसे, उसमें एक वो पुरानी टनल के अंदर थी और उसमें एक बेसमेंट था, और ये बताइए उस बेसमेंट तक पहुंच गए। तो नई टनल के बेसमेंट में पहुंचे। वो नई टनल पुरानी टनल के अंदर थी, उसको बनाया गया था इसीलिए कि इजरायली फोर्सेस को ट्रैप किया जाए, और उधर ऊपर से उन्होंने बूबी ट्रैप कर दिया, एक्सप्लोजन कर दिया। कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए आप ही बताइए। इस चीज को दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। दुनिया में कोई एक भी शख्स नहीं है, एक भी, सिवाय ऑफ कोर्स हमास के, जो इस तरह की चीजों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ही ज्यादा एक तरह से जो, अब बताइए आप, इंडिया पाकिस्तान की अभी तक एनालिसिस हो रही है, एक एक चीज उसमें आ रही है कि वो राफेल जो था उसमें रडार किस तरह का था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने मारा उसमें किस तरह का रडार था, दोनों ने कैसे एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया। आप इतने डेप्थ में जा रहे हैं। और एक ठीक है, वो भारत पाकिस्तान की बात है, यहां के लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन जो दुनिया को बदलने की लड़ाई हो रही है उससे तो बड़ी कोई लड़ाई नहीं हो सकती ना। तो दुनिया को बदलने की, यानी भारत भी, जिसके, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ की लड़ाई है ग्लोबल नॉर्थ के खिलाफ। भारत ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, हमास ग्लोबल साउथ का फ्रंट लाइन वॉरियर है। तो उसकी लड़ाई को आप समझिए। आपको ये सब जो टेक्निक, हमास जिस टेक्निक से इजराइल को मार रहा है, ये कोई कम इंजीनियस नहीं है। बड़े बड़े आपने जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन में लड़ाई हो रही है, अंतरिक्ष में लड़ाई, इस तरह की बातें, और ये सच है, ये आने वाली दुनिया की तस्वीर है। लेकिन उसमें जो दिमाग लगेगा वो तो वही लगेगा। और अगर हमास के लोगों के पास वो जो दिमाग है, वो दिमाग किसी एक कौम, किसी एक मजहब का नहीं है। वो मानवता में जो भी रेजिस्टेंस का जज्बा रखता है, जो भी रेजिस्टेंस की फोर्सेज है, उनका वो दिमाग है। तो वो दिमाग आप इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं हमास से। और आने वाले दिनों में जो नया चैलेंज होगा, जो अगला विश्व युद्ध एक तरह से होगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के खिलाफ, उसकी आप तैयारी एक नए तरह से कर सकते हैं। वो असली लड़ाई होगी। ये देशों के बीच में कुछ छुटपुट जंगे, ये असली लड़ाई नहीं है। तो अभी देखिए जो मैंने डिटेल में आपको बताया। उसके बाद जो स्नाइपर अटैक्स, देखिए ये एक नई चीज है। कम से कम 3 जगह से, कल भी एक जगह से आई थी और आज 2 जगह से स्नाइपर अटैक्स जो हमास कर रहा है, छुप के जो हमले कर रहा है, उसमें ऐसी पूरी स्थिति आ गई है कि जैसे आप कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की आप कोई फिल्म देखिए, एनिमी एट द गेट्स वगैरह, मैंने पहले भी इसको तस्करा किया है। वहां पर जो एक स्नाइपर, जैसे स्नाइपर्स एक तो होता है कि ठीक है, एक आर्मी की एक यूनिट है 15-20 आईडीएफ सोल्जर्स की, या फिर हमास के 10-12 जो एक प्लेटून होती है हमास की, उसके सोल्जर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, उनके साथ एक स्नाइपर है जो अचानक मारता है। पता नहीं रहता दुश्मन को कि ये इनके साथ एक और मार्क्समैन है, एक और शूटर है। वो एक चीज हो गई। लेकिन एक दूसरी चीज होती है स्नाइपर, जो स्पेशली स्नाइपर जिसमें स्पेशलाइज करते हैं, वो ये है कि स्नाइपर उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। तुम अकेले, अब वो अकेला जो स्नाइपर होता है वो फिर जगह जगह जाके वो एक तरह से घुमंतु होता है, अकेला होता है। उसके पास एम्यूनिशन, अथाह एम्यूनिशन होता है,
अपने को जिंदा रखने का सामान होता है कई दिनों तक, कुछ इस तरह, और उसके बाद उसके पास अपनी राइफल होती है, और वो छुप छुप के टारगेट ढूंढता, दुश्मन को मारता है, बिल्कुल उसके साथ कोई नहीं होता। ये अटैक आज तक हमास ने नहीं किए। इजराइल थोड़े बहुत किए थे इजराइल में, लेकिन हमास ने गाजा की, क्योंकि गाजा की टेरेन हमास जानता है, उसने इजराइल के लोगों को ढूंढ के मार दिया। अब हमास ने शुरू किया, इजराइल नहीं ढूंढ पा रही, क्योंकि वो कहीं भी घुस सकता है वो, और ऐसे कई स्नाइपर, पता नहीं कितने हमास ने छोड़ रखे, कम से कम 3 तो स्नाइपर्स के अटैक्स, कल एक हुआ था, आज 2 हुए हैं, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स कंफर्म मारे गए। ये तो कम से कम कंफर्म्ड है, क्योंकि इसमें एक सीधे सीधे आमने सामने की, मतलब भाई गोली मारी, आईडीएफ सोल्जर अपने कैंप में बैठा है, अपने टेंट में आराम कर रहा है, उसको मार दिया। तो ये जो पूरी एक स्थिति है, ये देखिए एक आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद देखिए जो यमन के साथ आज जो यमन पे इजराइल ने हमला किया, वो नए तरह का था। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअली एक हवाई जहाज जो उड़ने वाला था यमन के सना एयरपोर्ट से, और उसमें अभी सवारी उस पर चढ़ी नहीं थी, उस पर बॉम्बिंग कर दी। बल्कि उसमें कोई, मतलब एकदम खाली था, कोई हताहत नहीं हुआ, बिल्कुल खाली जहाज था, उस पर बॉम्बिंग कर दी। और इसको इजराइल ने कहा कि अब बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर दिया, और हम जो हैं इस तरीके से और सरप्राइज हम यमन को देंगे। यमन ने कहा कि सरप्राइज तुम हमको क्या दोगे? इस तरह के सरप्राइजेस तो हमको 15 महीनों से मिल रहे हैं, इससे बड़ा ये क्या उससे बड़ा होगा? जब यमन के कुछ ऑफिशियल्स मारे गए थे इसी सना एयरपोर्ट पे, आज से करीब 6 महीना पहले, अमेरिकन और इजरायली जॉइंट एयर स्ट्राइक में, उससे बड़ा तो नहीं कर सकते हो। ये जो तुमने किया है, तुम अगर उसके अंदर सवारी भी होती, शहीद भी हो गए होते, तब भी हम गाजा में तुमको पलट के मारते। मतलब गाजा के लिए हम तुम्हें पलट के तेल अवीव में मारते, हाइफा में मारते, सब जगह मारते। और हाइफा की याद आगे एक और बात आपको बता दूं, फिर नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाइफा में फिर से आग लग गई। अब ये जो आग लगने का सिलसिला है, जो जेरूसलम से शुरू हुआ, और ये इजराइल ने फॉर्मली इजराइल कह चुका है कि ये रेजिस्टेंस करवा रहा है। हाइफा में भी जो आग लगी है, कल रात से लगी है, अभी तक वो आग बुझी नहीं है। कई जगह उसमें जो कम से कम 3 आईडीएफ के बैरक्स के पास आग लगी है, उसमें आईडीएफ की सोल्जर्स को 2 सोल्जर्स घायल हो गए और उनको वो जगह खाली करनी पड़ी। आईडीएफ के बैरक्स के पास ही आग क्यों लग रही है, ये बताइए। और ये जो पूरा एक नए तरह का सिविल रेजिस्टेंस है, ये मेरे ख्याल से दुनिया के लिए एक मिसाल है। उसके बाद जो तीसरी खबर है, आज एड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। प्लानिंग क्या थी और हो क्या गया? यानी इजराइल अमेरिका की प्लानिंग क्या थी पूरी? देखिए, अब शुरुआत जो इसकी होती है, सबसे पहले इमेज आती है कि 2-2 किलोमीटर चल के गाजा के लोग आए हैं, उनको लाइन में खड़ा किया गया, बिल्कुल जैसे भेड़ बकरियों की तरह। इजराइल के जो मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बड़ा ब्रैग किया, मतलब ये स्मोत्रिच, इसने कहा कि देखो हम एकदम भेड़ बकरियों, कुत्तों की तरह हमने लाइन लगवा दी है फिलिस्तीनियों की, अभी इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लाइन लगी थी और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए थे, जिसमें अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे। और इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में एक और राज खुला है। तो अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अगल बगल आईडीएफ के लोग थे उनको शील्ड करने के लिए, और ये था कि एक एक करके लोग जाएंगे और एड लेंगे। और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और भीड़ के बीच में, एक तो भीड़ को 2 हिस्सों में बांटा था, उसके बीच में एक फेंस था और एक सामने फेंस था कि इस फेंस को खोला जाएगा, फिर लोग जाएंगे। जैसे ही वहां लोग इकट्ठा हो गए 500 से ऊपर, वहां पर लोगों ने हमला कर दिया फेंस पे, फिलिस्तीनियों ने। फेंस को उन्होंने तोड़ दिया। फेंस को तोड़ने के बाद वो सीधे बढ़े अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली। इसका मतलब वो लोग आर्म थे, पहले से वो लोग आर्म थे, और ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी फिलिस्तीनियों को यहां पर घुसा के और कुछ को जान से मारना, एड के बहाने, या कुछ को अगवा कर लेना, या कुछ को एक घेरे में बांध के उनको एक तरह से किडनैप कर लेना, और फिर ये कहना कि देखो 500 फिलिस्तीनी है, नहीं तो हम इनको, बिल्कुल जैसे हिंदी पिक्चर में होता है, एक एक करके हम मारेंगे और हमारा सरेंडर करें। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी। लेकिन हुआ उल्टा। क्राउड समझ गया, क्राउड ने पहले हमला कर दिया फेंस पे।
जब हमला किया तो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी पिस्तौल निकाल के हवा में गोली चलाई, उनको उम्मीद नहीं थी। क्राउड पे गोली चलाने में वो डर गए। आईडीएफ के सोल्जर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, दे स्टूड रूटेड टू द स्पॉट, ऐसे जहां थे वहीं खड़े रह गए। और उसके बाद जनता जब बढ़ी आगे तो अमेरिकन फायरिंग करते हुए पीछे हटे। 10 से 15 अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो पीछे हटे। जब वो पीछे हटे तो आईडीएफ को एकदम से सेंस आया, उसने गोली चलाई, जिसमें 3 फिलिस्तीनी शहीद हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक आईडीएफ के सोल्जर को पकड़ लिया और उसको पीट पीट के लगभग अधमरा कर दिया। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मारा गया कि नहीं, क्योंकि उसकी फिर जो खबर है वो ब्लैकआउट हो गई, उसकी बॉडी भी पता नहीं कहाँ है। तो ये एक घटना हुई और इसके बारे में मिलिट्री सेंसरशिप लग गई। मुझे खास सूत्रों से पता चला कि एक आईडीएफ सोल्जर्स की लिंचिंग हुई है वहां पर, रेवोल्यूशनरी लिंचिंग, ये क्रांतिकारी लिंचिंग है। और ये जो है इन सारे उसके बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा एड सेंटर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो एड ये लोग छोड़ के भागे वो सब पे जनता का कब्जा हो गया। ये अलग बात है कि वो जो एड है वो कुछ ज्यादा नहीं थी, उसमें पानी या कुछ जूस वगैरह उसमें बहुत कम था। कुकिंग ऑयल वगैरह अकेला लिक्विड आइटम था, बाकी खाने के पैकेट्स थे। यानी और उनके पास उन्होंने कुछ ऐसा बेवरेजेस या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ इस तरह की चीज नहीं छोड़ी थी, कुकिंग ऑयल बस था। और उसको इन लोगों ने, जो जनता थी, भीड़ थी, इसने पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया। दौड़ा दौड़ा के सबको दौड़ा के सबको मारा। और जो अमेरिकन जो अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनकी सिगरेट छूट गई। वो सिगरेट पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं, जो इजरायली सिगरेट्स है, वो हिब्रू में लिखा हुआ है, वो इस समय डिस्प्लेस हो रही है। उन अपने चॉकलेट्स छोड़ के भागे। अमेरिकन का तो सबसे फेवरेट जो इस तरह से बैटल फील्ड का खाना होता है चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स वगैरह भर के लाए थे, वो छोड़ के भागे। तो ये आप देखिए कि ये एक मतलब कोई बहुत बड़ा जखीरा एड का हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी सब्सटैंशियल वो जनता ने ले लिया और लोगों को भगा दिया। ये कितनी बड़ी घटना हुई है। अब हम आते हैं, देखिए कैरम शलेम में जो घटना हुई 7 अक्टूबर की, उसकी जो इजराइल ने एनालिसिस की। अब यहां पर जो खबर आई है कि इजराइल ने जो खबर खुद दी है कि आईडीएफ की एक बड़ी फोर्स वहां मौजूद थी, लेकिन 11 जगह से वो जो किबुट्स है करम शालोम, 11 जगह से हमास के फाइटर्स ने उसको ब्रीच किया। बिल्कुल अनअपोज वो लोग लंबे समय तक आ गए। उनमें बगल में आईडीएफ के बैरिक्स थे, हमास के सोल्जर्स गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल सुबह की बात 6:30, हमास के सोल्जर्स गुजर रहे हैं, वो आईडीएफ के सोल्जर्स सो रहे थे। और उसके बाद हमास के जो फोर्सेस थी करीब 100 से 120, उसमें से जो एडवांस गार्ड था वो आगे बढ़ गया, आगे एक बड़ा कंट्रोल रूम था, उसको ध्वस्त किया। तब तक ये लोग सो रहे थे और एक हिस्सा पीछे रह गया कि वो जब जगेंगे तो मारेंगे, और वो जगे, उन्होंने मारा, जगते ही उन्होंने मारा। और उसके बाद जो इजरायली सोल्जर्स सैकड़ों की संख्या में, पीछे के सोल्जर्स भाग गए, आगे के सोल्जर्स ने फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि हम फायर बैक करें, लेकिन उस फॉर्मेशन के पीछे में इतने गैप्स थे कि वो लोग फॉर्मेशन ले ही नहीं पाए। जैसे एक्चुअली फॉर्मेशन लेते लेते सब लड़खड़ा रहे थे और उन लड़खड़ाते लोगों को मारा है। मतलब आप सोचिए कि ये एक जो हमास का सरप्राइज एलिमेंट है, दुनिया में कहीं किसी भी लड़ाई में दुनिया में इस तरीके का सरप्राइज एलिमेंट हमने आज तक नहीं देखा है। उसके बाद देखिए जो एक और अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें हैं। इंडोनेशिया ने, जो कि दुनिया का शायद सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उसने आज ये कहा है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा अगर इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन मान ले, अगर इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट की बात मान ले। और ये फ्रांस के कुछ कहने पे हुआ है, क्योंकि उसके बाद फ्रांस का भी बयान आया कि ये एक अच्छी डील है, इजराइल को ये ले लेनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या पूरी राजनीति है, क्या ये है, वो एक बात का सवाल है। इंडोनेशिया की तरफ से ये एक प्रस्ताव आया। उसके बाद देखिए अफ्रीका में सेनेगल देश में इजरायली एम्बेसडर यूविल गया था, जो वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सेनेगल की है, डकार यूनिवर्सिटी। अब डकार यूनिवर्सिटी में जब ये गया यूविल वैक्स, इसको वहां स्टूडेंट्स ने दौड़ा लिया और उस लड़के चाकू लिए हुए थे, वो कभी भी मार सकते थे उसको। ये देखिए स्थिति हो रही है सेनेगल में, ये हालत। और सेनेगल आप अफ्रीका में देखिए कहां पर है,
और आप देखिए वहां पर इजरायली एम्बेसडर को क्यों दौड़ाया जा रहा है, ये भी आप देखिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आज जो नेतन्याहू का स्पेशल एनवॉय है रॉन डर्मर, ये आज वॉशिंगटन पहुंचा। इसने विटकॉफ से मुलाकात की और सीज फायर पे जो पूरा कंफ्यूजन चल रहा है उस पे बात की। अब उसमें कंफ्यूजन क्या है, उसमें अमेरिका और इजराइल एक पेज पे हैं। हमास से कह रहे हैं कि तुम मानो, हमास कह रहा है कि बताओ क्या माने। इसके अलावा सीज फायर के बिना हम नहीं मानेंगे, हम इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करें उसके बिना नहीं मानेंगे, और अपने हथियार हम नहीं देंगे। उसके बाद अगर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक टेक्नोक्रेटिक लोग रखने हैं तो रख लो, लेकिन उसमें हमारे लोग भी रहेंगे और गाजा के लोगों की उसमें डोमिनेंस होगा। कोई भी बाहरी उसमें अलाउ नहीं होगा। वेस्ट बैंक का एक दो हो सकते हैं मैक्सिमम। अब ये जो पूरा है कि हमास ने देखिए ये भी छोड़ दिया कि हमारा ही अधिकार सब कुछ रहे, इसको भी इजराइल ने अगर नहीं माना तो फिर क्या होगा। अच्छा, पहले ऐसा हो चुका है, पहले भी हमास लचीलापन दिखा चुका है, लेकिन इजराइल की जो हठधर्मिता है वो एक अलग लेवल की है, और उससे नुकसान इजराइल का ही, क्योंकि जितनी लंबी ये लड़ाई खींचेगी और ज़्यादा इजराइल का एक्सपोजर होगा। कई लोग इजराइल में आज भी बोले कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अछूत, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय अछूत हो गया है। लिटरली इंग्लिश में जो वर्ड है पैरिया, कि मतलब बिल्कुल अछूत, वो इजराइल हो गया है, होता चला जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक देश आ रहे हैं, आज भी आयरलैंड ने सारे संबंध तोड़ लिए, ट्रेड रिलेशंस तोड़ दिए, स्पेन सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, इटली जहां पर एक राइट विंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी उसके वो मतलब बताया जाता है कि भाई इटली की जो मेलोनी है वो नरेंद्र मोदी के क्लोज है, लेकिन उसी के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इजराइल ठीक है सेल्फ डिफेंस के लिए पहले जो किया सो किया, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इसको रुकना चाहिए। ये सारी बातें देखिए आ रही हैं, और एक शर्म मतलब हमको सबको शर्म करना चाहिए। मोरक्को जैसे देश ने, जो वहाँ पर अभी इजराइल के कुछ सोल्जर्स ने एक अफ्रीकन लायन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज की थी मोरक्कन आर्मी के साथ, उन्होंने एक इजरायली सोल्जर को उसके लिए अवार्ड दिया है, इजरायली एयरफोर्स का। अब आप सोच लीजिए, ये भी चल रहा है साथ साथ। फिर देखिए आज उसमें क्योंकि ये विद्रोह हो गया और आज बड़ी प्लानिंग, मतलब जो एड डिस्ट्रीब्यूशन वाला विद्रोह, तो 28 फिलिस्तीनी सिविलियन आज शहीद हुए। आमतौर पे क्या होता है 72, 82 ऐसी संख्या होती है। वहां पर बड़ी किलिंग की योजना थी जो हुआ है, जो सहायता देने के नाम पे जो इंट्रैप करके करीब 500 से 1000 फिलिस्तीनियों को कैद करने की पूरी योजना थी। वो उन्हीं लोगों ने, जिनको कैद करने की योजना थी, उन्हीं के विद्रोह ने कर दी, और उसमें से 3 लोग शहीद हुए। एक इजरायली को भी उन्होंने आईडीएफ के सोल्जर को, और जनता के पास बस हथियार, कुछ उस तरह के हथियार नहीं थे, हाथ में कट्टा बम नहीं था, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट्स होंगे, कुछ होंगे, वो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन देख नहीं रहे हैं, और उन्होंने उसी से अपने बेयर हैंड से मारा। ये जनता का विद्रोह जो है ये बहुत लंबे समय तक इजराइल को याद रहेगा, कोई ऐसा दुस्साहस इजराइल नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए आज खमैनी साहब ने अपने रीजनल मंत्रियों की और ईरान के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी मीटिंग ली। उसके बाद IRGC जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, उसने कहा कि किसी भी तरह का थ्रेट जो भी इजराइल की तरफ से आएगा उसको हम झेल सकते हैं। और उसमें जो इजराइल के ईरान के प्रेसिडेंट हैं पेजिशकियान, ये ओमान पहुंचे हैं, एक कुछ खास बातचीत होनी है मेरे ख्याल से US से जो बातचीत चली उस संदर्भ में। और कल जो देखिए पाकिस्तान से बातचीत हुई ईरान की, जिसका मैंने आपको बताया था, तस्करा किया था, आज मैं उसका डिटेल बता रहा हूँ। उसमें जो बयान इशू हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहीं भी भारत और पाकिस्तान युद्ध की बात ही नहीं, जबकि वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों गए थे। पहले टर्की गए थे, उसके बाद ईरान आए। ईरान ने जो बयान दिया है उसमें आतंकवाद का मेंशन है, लेकिन वो एक तरीके से बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो आतंकवाद है, कई बार ईरान पे भी हमले बलूचिस्तान से होते हैं, उसके बारे में बात हुई, उसको कंडेम किया गया। ईरान ने तारीफ की कि पाकिस्तान कम से कम इजराइल के साथ नहीं है, ये भी कहा, लेकिन एक भी शब्द
भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में, किसी भी इस तरह की चीज़ के बारे में ईरान ने नहीं किया। तो ईरान देखिए एक ऐसा फैक्टर है जो वाकई, और जो रशिया और चाइना के साथ है, ग्लोबल साउथ के साथ है। भारत को ग्लोबल साउथ के साथ नेचुरली होना चाहिए, भारत ब्रिक्स में है, लेकिन अमेरिकन इजरायली कैंप का प्रेशर भी है भारत के ऊपर, और एक राजनीतिक तरीके से जो राइट विंग गवर्नमेंट है इस समय, उसका एक अलग सोचना है। लेकिन कब तक अलग सोचोगे? क्योंकि अलग सोचना तो हम अपनी ज्योग्राफी नहीं चेंज कर सकते। जियो पॉलिटिक्स होती है, जियो मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर तुम वहां होते इजराइल के पास या अमेरिका के पास, अलग बात होती। तुम यहां पर हो, कुछ नहीं कर सकते। और ईरान जो है वो ऐसा एक मीडिएटर बन रहा है जो कि न्यूट्रल है, जिसको भारत में भी उसको ट्रस्ट किया जाता है। इवन राइट विंग फोर्सेस बहुत ट्रस्ट करती हैं ईरान को, और पाकिस्तान में भी लोग ट्रस्ट करते हैं ईरान को। तो ये देखिए एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि साउथ एशिया में शांति हो, और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो बड़ी लड़ाई है उससे ध्यान हमारा भटकाया ना जाए। उसके बाद देखिए जो सीरिया में हो रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीरिया में वही मैंने जो बताया था आपको, आईसिस और एचटीएस में जो लड़ाई है वो और गहरा रही है। और अभी देखिए जो फ्री सीरियन आर्मी है, ये भी आईसिस के साथ, ये जो पहले बनी थे 2011 में प्रो अमेरिकन, और अमेरिकन फोर्सेस जो सीरिया में विड्रॉ की हैं, तो फ्री सीरियन आर्मी और एचटीएस में भी झड़पें हो गई हैं। और एलेप्पो में तो अभी जो आज की घटना है, आईसिस की फोर्सेस ने एचटीएस के कुछ लोगों को वहां पर शूट भी किया है। फिर लेबनान में देखिए, लेबनान में आज बड़ी ज़बरदस्त घेराव हुआ। जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम हैं, जो सुन्नी हैं, और जो उन्हीं के जो कुछ सुन्नी एमपीज़ हैं, उन्होंने घेराव किया। उन्होंने कहा कि भाई हिजबुल्लाह के साथ तो आपको अंडरस्टैंडिंग में जाना होगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेबनान की ये सॉवरेंटी का सवाल है, और इस चीज़ को लेके जो नवाफ सलाम है ये झुकते भी नजर आए। और उसके बाद देखिए जो नेतन्याहू ने एक बड़ा अजीबोगरीब का, और ये दिखा रहा है कि उसकी मानसिकता कैसे एक दूसरी तरह की हो रही है, कि उसने कहा कि गाज़ा में स्टारवेशन नहीं है। हमने कई गाज़ा के लोगों को पकड़ा, उनको हमने कपड़े उनके उतारे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो तो थोड़े मोटे ही लगे हमको, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस तरह की बात करते। ऐसी बात देखिए कौन करता है? ऐसी बातें वही करता है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो वहाँ की रानी थी, उससे जब कहा गया कि एक किंवदंती है, उससे जब कहा गया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है, रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। वही स्थिति नेतन्याहू की है। उस फ्रांस की रानी को क्या हुआ, उसके हस्बैंड और उसको दोनों को उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, जनता ने कर दिया। नेतन्याहू का क्या होगा? ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है। आने वाले दिनों में ये चीज़ और मजबूत होगी। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारा टारगेट 10 लाख का है, जो बहुत जल्दी पहुँचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।